करेंगे। आज हालत यह है कि शिवरात्रि होगी तो शिवरात्रि क्यों होती है, इसका क्या फायदा है, वो चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी हिंदू मुसलमान, कावड़ जो लेकर आते हैं, चर्चा होगी हिंदू मुसलमान। रामनवमी होगी तो 10 राज्यों में किसी भी रूप में, ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में कहीं पथराव होगा, कहीं दंगे होंगे। रामनवमी क्यों मनाई जा रही है, इस पर चर्चा नहीं होगा। प्रभु राम की जो भव्य झांकियां हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं होगी। केवल चर्चा किस चीज पर होगी, हिंदू मुसलमान पर। दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, अब ये होली का नया एक्सपेरिमेंट आया क्योंकि बिहार में चुनाव है। हालत यह है कि अमेरिका से हमारे युवा हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर आते हैं और यहां 10-10 दिन तक हम चर्चा किस बात पर करते हैं कि औरंगजेब कैसा था, कैसा नहीं था। मैं कहता हूं बिल्कुल खराब था वो। मैं तमाम चीजों से उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और एक व्यक्ति अगर कह देता है कि मुझे अच्छा लगता है तो क्या उससे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? उसको विधानसभा से बाहर कर दिया, लेकिन 10 दिन तक वो टॉपिक चलता रहा। आज दुर्भाग्य ये है कि सारी समस्याओं को एक साइड में रख दीजिए। कारण क्या है कि एक फेल सरकार है, एक कमजोर प्रधानमंत्री है जो अमेरिका में जाकर घुटने टेकता है। दूसरे प्रधानमंत्री कोई होता तो वहां पर जवाब देकर आता। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने वहीं पर जवाब दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुपचाप टैक्स लगवाकर अपने घर आ गए। और सोशल मीडिया पर चलाया जाता है वो सीट पीछे कर दी थी उन्होंने। केवल वहीं सीट पे ध्यान रखिएगा और जो हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। एक छोटे छोटे देशों ने कहा कि हमारे नागरिकों को बेड़ियां और हथकड़ियां लगाकर बाकियों को भी बोलने दीजिए, उसके बाद से आगे चलेंगे। चुपचाप अपने घर पर आ गए वापस। हर समस्या का एक ही समाधान और वो है हिंदू मुसलमान। ठीक है, बस इतना जरूर याद रखिएगा कि आपको जो भी लगता हो, आपको लगता हो कि जानबूझकर कोई एजेंडा चल रहा है, जानबूझकर कुछ भी चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव आए और आते ही उन्होंने जवाब दिया। अगर आपके पास आपकी पार्टी की तरफ से कोई काट नहीं है, इसकी वजह से आप पूरे विषय को ही अगर नगण्य कर देंगे तो ये अच्छी बुद्धिमत्ता मैं नहीं मानती हूँ इसको। क्योंकि ऐसी स्थिति कांग्रेस की यूपी में हो गई है कि 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी लड़ी और आपको आपकी पार्टी को लड़ने के लायक भी नहीं समझी। आपने अपने वक्तव्य से सब कुछ प्रूव कर दिया कि आप क्या करती हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके पास सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया। काट क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि पार्टी के तौर पर इसकी काट क्या है। मृत्युंजय तिवारी जी, अब बड़ा इशू ये है कि आपने सुन लिया उनको, लेकिन सवाल ये है कि ये बिहार में भी एक इशू बन रहा है और बिहार में भी इस पर बयानबाजियां हो रही है। एक होली, 52 जुम्मा, औरंगजेब, ये तमाम मुद्दे इंपोर्ट होकर वहां पर पहुंच रहे हैं। काट तो आप ही को खोजना है, क्योंकि अगर ये मुद्दा चल गया तो आपके लिए मुश्किल होगी। नहीं, हमारे पास तो सब चीज का काट है। बीजेपी का, एनडीए का तनाव स्पष्ट दिख रहा है, इसलिए बिहार में चुनाव है तो होली के रंग को बदरंग करना चाहते हैं। अब भला बताइए, कोई होली पहली बार, साल में एक बार होली आता है, सब लोग सौहार्द भाईचारे के साथ एक दूसरे को रंग गुलाल उड़ाते हैं, सभी जात धर्म के लोग खेलते हैं होली। अब नवाज जुम्मे का भी पढ़ा जाता रहा है, कहाँ इस तरह का पहले कभी चर्चा हुआ था, कभी सुना था आपने? हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं बिहार में उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया कि हम पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करेंगे, हम मुद्दे की बात करेंगे, काम की बात करेंगे। लेकिन यहाँ क्या कर रही है बीजेपी? देख रही है कि बिहार में तो दाल गलेगा नहीं, तो वो बस एक से एक ज्ञान प्रवचन। ये मानसिकता में दरिद्रता नहीं तो और क्या है? हम क्या नई पीढ़ी को सिखाना चाहते हैं? हमारे नए नए नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्या समझेंगे कि होली में और नमाज पढ़े जाएगी जुम्मा में? इस तरह का नफरत अभी से घोल दिया जाना का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए और उस पर हम राजनीति की रोटी सेकें। ये चलने वाला नहीं है। ठीक है, इसका जवाब सुधांशु जी आप दीजिए कि बिहार में क्या हुआ, 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में क्या हुआ। इन प्रश्नों से बचने के लिए ही कभी धीरेन्द्र शास्त्री जी को वहां उतार दिया जाता है, कभी श्री रविशंकर को, कभी आपके विधायक होली जुम्मा पर बोलने लगते हैं तो कभी औरंगजेब पर। कौन बचना चाहता है ये मैं सब प्रमाण बोलता हूं। जोशो जुनून में जो आलोक जी ने अभी तकरीर पढ़ी, तो मैं पूछना चाहता हूं, आज इस 21वीं सदी में जब भारत का युवा देख रहा है कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, और हम 5G और AI की बात कर रहे हैं, औरंगजेब का विषय कौन लाया? अबू आजमी सपा के। और आलोक जी गौर फरमाइएगा, उसके बाद ये राशिद अलवी किस पार्टी के हैं? औरंगजेब पे बोलने वाले कांग्रेस के। ये इमरान मसूद किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के। ये वही है जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा। ये औरंगजेब की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी सांसद किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के।
अरे कौन ला रहा है फालतू के मुद्दे बीच में? ये गजब, खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। मतलब खुद तो ये कर रहे हैं और हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात, इन्होंने कहा कि शेयर मार्केट में डूब गया, तो इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो समस्या है, मैं कहता हूं सब लोग, लाखों दर्शक देख रहे हैं, चेक करिए, परसों अकेले एक दिन में अमेरिका की शेयर मार्केट में $1 ट्रिलियन डूबा है। $1 ट्रिलियन डूबा है। और रही बात, ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ ये किया गया, तो अमेरिका में जो लोग लीगली जाते थे तो इनलीगल किया गया। लीगली जाने वाले लोगों के कपड़े उतरवा के चेकिंग होती थी। ये माय नेम इज खान फिल्म क्यों बनी थी? और युवा पीढ़ी को नहीं पता होगा, मैं बताना चाहता हूं, जब सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री इनके हिसाब से इंदिरा जी की सरकार थी, 1970 के दशक में इंग्लैंड जाने में भारत की लड़कियों का वर्जिनिटी टेस्ट होता था, और वो भी एयरपोर्ट पे होता था, कस्टम अधिकारियों की सम्मत होता था। कहां गई आयरन लेडी उस समय बोलने वाले? इसलिए आप तो लीगल लोगों का बचाव नहीं कर पाते थे और यहां इलीगल लोगों के पीछे बढ़ने का प्रयास करते हैं। होली और रमजान में कमजोर नेता कौन होता है? अंजना जो जी, छोटा विदेश सा में जवाब जाके दे देता कहे, हूं। राहुल गांधी, अंजना जी, मैं अमेरिका छोटा और सा जवाब यूरोप दे चुप देता क्यों हूं। है भारत के अंदर जो हो रहा है? यानी दूसरी, इसीलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। अंजना जी, छोटा सा उत्तर। अंजना आप जी, जाइए, बहुत सवालों छोटा के सा उत्तर। सर, होली और रमजान में इतना दिक्कतें हो रही हैं, आप लोग का मुंह उस टाइम पे नहीं खुला जब हज सब्सिडी दी जाती थी और भाजपा की सरकार आकर के हज सब्सिडी बंद की। दूसरी मेरी बात सर, टैरिफ की बात, आज तक टेस्ला कंपनी भारत में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उनके ऊपर 200% टैरिफ लगाए, तो टैरिफ का खेल भारत की सरकार को भी आता है। एक साथ जवाब। सर, अगर आज संभल में ही ऐसा हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि और स्टेट्स के लिए ये बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है? और हमारे संविधान जब सेक्युलरिज्म की बात करता है तो ये कितना खतरनाक है संविधान के लिए भी। जो ASI सर्वे हो रहा है संभल के मॉस में, उसका क्या पर्पस क्या है? अगर वहाँ पे हिंदू टेम्पल के रूइंस मिलते भी है तो क्या करेगी सरकार? जो संभल में अनुज चौधरी जी ने जो स्टेटमेंट दिया और योगी जी ने उनका प्रेज किया है, तो ये सच में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या अपना हिंदुत्व एजेंडा सेट करने? मेरा सवाल हेट स्पीच पे होगा कि अभी रिसेंटली एक कॉमेडियन ने अपने प्राइवेट शो पे कुछ बात बोली थी, तो उस पे 100 FIR फाइल किए गए। बट देश में जो इतने पॉलिटिशियंस और इतने लोग हेट स्पीच देते हैं, बट उस पे तो कुछ काम नहीं होता। इनको इम्यूनिटी मिली हुई है। मेरा प्रश्न ये है कि होली और जुम्मे की नमाज साथ में पढ़ रही है, लेकिन सिर्फ तनाव संभल में क्यों? पूरा देश शांत है लेकिन संभल में। मेरा सवाल ये है कि हमारे चीफ मिनिस्टर्स बिना मतलब से नफरत के बीच क्यों बो रहे हैं? एक साथ जवाब लो। जैसी ब्रज की भूमि पे, कृष्ण भूमि पर अगर महिलाओं का शोषण हो रहा है तो क्या गारंटी है कि बुरा न मानो होली पर आप लोग मुसलमानों के धर्म का भी शोषण कर देंगे? क्या गारंटी है कि तिरपाल ढके हुए मस्जिदों को सुरक्षा मिलेगी? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग 1991 कहा जाता है कि जो 15 अगस्त 1947 पे स्ट्रक्चर था उसे देखे जाएंगे। तो उस संदर्भ में जो संभल की कंट्रोवर्सी हो रही है, उसका कानून के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कानून क्या ये कहना सही नहीं है कि बस धार्मिक विवाद हमेशा चुनावी मुद्दा बन के रह गए हैं? आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, मेरा माइक वहां तक। इफ इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री और जुम्मे के दिन होली है, तो ये कम्युनल हार्मनी इंक्रीज करने के लिए भी तो यूज किया जा सकता है ना? व्हाई इज दिस अ हिंदू मुस्लिम इशू? हमारी गवर्नमेंट सेंसरशिप एक्ट प्रमोट करने को बोलती है, लेकिन वो विधायकों पे क्यों लागू नहीं होता? जबकि बहुत अच्छी बात है। जल्दी, सबसे ज्यादा सवाल आपसे आए हैं, आप जवाब दीजिए। उन लोगों का ये पूछना है कि संभल को लेकर जो ये बवाल, जो नई हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनी है, करिएगा क्या सर्वे कराकर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यह हिंदुत्व की प्रयोगशाला नहीं, संविधान के लिए खतरनाक प्रयोगशाला बनी है। जो स्ट्रक्चर ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, उसमें सरकार नहीं जा सकती। यानी सरकारी एजेंसी जिसकी मालिक है, सरकार उसमें नहीं जा सकती। यह संविधान खतरे में है या संविधान काम कर रहा है? दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की गई, तो 1947 15 अगस्त को संभल की तथाकथित मस्जिद एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट थी। वो कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप में बदल गई? संविधान खतरे में है कि संविधान अलग हो चुका है? अब कानून की जहां तक बात करें तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, और जो संभल में हुआ वाकई देश के लिए बहुत खतरनाक था। 78 में इतने लोग मारे गए, सैकड़ों हजारों लोग, और उसके बाद जलवाए जलाल से कहा जा रहा है कि सरकार की संपत्ति मेरी रिलीजियस वो बन जाएगी प्लेस, और सरकार चू न बोले। अगर सरकार ने बोला तो बात खत्म हो जाएगी। और कैसे संविधान खतरे में, तो बताना चाहता हूं। ये तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली का एक मंदिर जो 1500 साल पुराना गांव है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो स्टेटस था वो बहाल रहेगा। तो 1500 साल पुराना मस्जिद वक्फ कैसे हो सकता है?
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से जो क्वेश्चन कर देना चाहिए था, क्वेश्चन किया क्या? नहीं किया ना। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी वही यूज करना है अपने पक्ष में, और वक्फ बोर्ड को भी अपने ही पक्ष में यूज करना है। इसी भेदभाव के कारण यह परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जो चुप रहेगी जुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। ठीक है, एक बार आलोक जी, चूंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक के बाद एक उन्होंने प्रहार किया और हज सब्सिडी से लेकर तमाम टैरिफ पर उस बच्चे का प्रश्न था। मैं सबसे पहले तो अभी इन्होंने कहा कि 1947 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का